नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक को आधार बनाते हुए कुछ प्रश्नों के ऊपर। ऐसे प्रश्न जो कि आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पिछले साल के आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पर आधार बनाते हुए आप सभी के स्वमूल्यांकन और प्रैक्टिस सेट को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्तुति दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को, इस प्रश्नोत्तरी को आप जरूर देखेंगे और अपना मूल्यांकन भी करेंगे। चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, पूछा गया आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है। ऑप्शन दिया गया अनुस्वार, अनुनासिक, रंगिणी, संगिणी। तो यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन, जैसे ही नाटक का नाम लिया जा रहा है आपके दिमाग में इसका प्रकाशन वर्ष, इसके नाटककार, कितने पात्र हैं, कितने अंक हैं, कितने दृश्य हैं, और जब आपने नाटक पढ़ा होगा तो कौन किसका संवाद महत्वपूर्ण रहा है, खासतौर से मल्लिका का, अंबिका का, या फिर विलोम और कालिदास का। इन सभी के संवादों को जरूर आप ध्यान में रखेंगे और पात्रों को भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर सवाल देखिए, अंदर से पूछा गया है कि आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस नाटक में कालिदास का तो जिक्र किया गया है, लेकिन कौन सा ऐसा पात्र है जो पतंजलि का उल्लेख करता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, संगिनी नाम का जो पात्र है। अपेक्षाकृत आप देखेंगे कि ये सब गौण पात्रों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो कौन प्रमुख है और कौन गौण है, इसको भी चेक किया जाता है। कई बार गौण से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करने वाला नाटक युग्म है। दो नाटकों का नाम दिया गया है जिसमें हमें बताना है कि भारतीय लोकतंत्र की आलोचना किन किन नाटकों में की गई। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बकरी, आगरा बाजार, अंधा युग, एक और द्रोणाचार्य, बकरी, महाभोज, अंधा युग, आधे अधूरे। तो आप इस प्रश्न को युग्म के दृष्टिकोण से तो देखिए ही, साथ में जितने भी नाटक दिए गए हैं उन नाटकों की विषय वस्तु आपके दिमाग में जरूर आनी चाहिए कि कौन विषय वस्तु किस नाटक की रही है। अब आप तभी युग्म को पता कर पाएंगे। इसमें आप देखेंगे कि कुछ नाटक हैं जो कि व्यंग किए गए हैं, कुछ नाटक हैं जो कि महाभारत की कथा पर आधारित हैं, कुछ नाटक हैं जो कि मध्यवर्गीय परिवेश पर आधारित हैं। तो कौन कौन से नाटक हैं, आपका दिमाग उधर रबर की तरह जरूर खींचते हुए जा रहा होगा। प्रिय विद्यार्थियों, हर एक चीज को हम रट कर याद करके ही नहीं जा सकते, बल्कि अभ्यास सेटों के माध्यम से हम ट्रिक्स को जान सकते हैं कि इस बार सवाल आ गया भारतीय लोकतंत्र का, आगे सवाल आ सकता है कि महाभारत की विषय वस्तु पर कौन कौन से नाटक लिखे गए। तो किसी तरीके से घुमाकर सवाल पूछा जा सकता है। बातों ही बातों में आपके दिमाग में इस प्रश्न का जवाब जरूर आना शुरू हो गया होगा कि हमने पढ़ा था बकरी और महाभोज जो नाटक है उसमें भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। आप बकरी नाटक पढ़ेंगे, उसमें भी इस छोटे से नाटक के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र की बात की गई है, उसकी आलोचना की गई है। गांधी जी को भी उसमें याद किया गया है और साथ में मनु भंडारी का जो महाभोज है उपन्यास के अंतर्गत भी है और उसका नाट्य रूपांतरण भी किया गया है महाभोज नाम से। इन दोनों नाटकों में भारतीय लोकतंत्र की आलोचना की गई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि आगरा बाजार नाटक का आरंभ किस नज्म से होता है। ऑप्शन दिया गया कन्हैया का बालपन, बलदेव जी का मेला, आदमी नामा, शहर आशोक। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो आगरा बाजार नाटक है इसमें नज्म योजना को ध्यान में रखा गया है। वैसे अन्य नाटकों को आप देखेंगे तो इसमें गीत योजनाएं, लेकिन यहाँ पर नज्म को केंद्र में रखा गया है क्योंकि हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया नाटक है। थोड़ा बहुत उनके सांस्कारिक जो उनको मिला हुआ
एक तरीके से पैतृक, उसका प्रभाव आगरा बाजार में दिखाई पड़ता। उन्होंने नज्मों का प्रयोग किया है, यही मैं बताना चाह रहा था। तो देखिए आरंभ किससे होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शहर आशोभ नज्म से इसकी शुरुआत होती है, जिसमें नगर की दुर्दशा का वर्णन है। ठीक है, आगे एक नाटक आप पढ़े होंगे भारत दुर्दशा, लेकिन आगरा बाजार, आगरा जो नगर है उसके दुर्दशा का चित्रण इस नज्म के माध्यम से शुरू हुआ है। शुरुआत में ही ये नज्म आई हुई है। अगला प्रश्न है कि स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र, ऑप्शन दिया गया है जेता, देवकी, मालिनी, रामा, चंदा। तो 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हमें सिर्फ 3 ऑप्शन का ही चुनाव करना है, यानी कि इन 5 में से 3 सही हैं और 2 स्कंदगुप्त नाटक से नहीं रिलेटेड है। तो स्त्री पात्र कौन से हैं आपके दिमाग में जरूर घूमना शुरू हो गया होगा कि हमने देवकी के बारे में पढ़ा, हमने मालिनी के बारे में पढ़ा, हमने रामा के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है वो हो रहा है बी, सी और डी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी पात्रों का नाम दिया गया है इनका संबंध स्कंदगुप्त से नहीं है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ पात्रों का नाम है, दूसरी तरफ नाटकों का नाम है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो महाभोज, चंद्रगुप्त, आधे अधूरे, एक और द्रोणाचार्य नाम का नाटक है, और इधर पात्रों का नाम है कृपी, किन्नी, जमुना बहन, कल्याणी। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि किस नाटक का कौन सा पात्र है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिन भी पात्रों का नाम दिया गया है ज्यादातर उसमें स्त्री पात्र है। तो यहाँ पर हम मिलान करते हैं, जैसे डी का हो गया चंद्रगुप्त कल्याणी, इसका संबंध हो गया। किन्नी आप जानते हैं कि एक जबरदस्त पात्र है आधे अधूरे में, तो बी का 3 हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ऑप्शन में हम मिलान भी कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आप गए और बी और डी आपको पता चल गया, तो बाकियों का इसमें क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आप अगर देखें इसका तो यहाँ पर हो रहा है ए का 4 हो जाएगा। ठीक, कृपी जो है वो द्रोणाचार्य, ठीक है, कृपाचार्य का तो नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर कृपी शब्द का प्रयोग किया गया स्त्री पात्र के रूप में है। और जो भी बच रहा है यहाँ पर जमुना बहन, वो किससे है? महाभोज से। तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बन रहा है कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। आगे के लिए जरूर इन संबंधों को आप ध्यान में रखिए कि कौन सा पात्र किस नाटक से जुड़ा हुआ है। आगे हम बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक में निम्न पात्रों के मंच पर आने का सही क्रम क्या है? ऑप्शन दिया गया है आलस्य, रोग, भारत दुर्देव, मदिरा, भारत। ये सभी भारत दुर्दशा नाटक के पात्र हैं। एक तरीके से प्रतीकात्मक पात्रों का प्रयोग यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो जब आप नाटक पढ़ेंगे तो जितने भी अंक हैं उन अंकों में किसी न किसी का मंच पर प्रवेश हुआ है, और इस चीज को लेकर हमने शॉर्ट नोट्स में आप सभी को बताया हुआ है कि कौन कब आता है। जो हमारे पुराने विद्यार्थी होंगे वो तो इस चीज को जानते होंगे, लेकिन नए विद्यार्थियों के लिए मैं सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट नोट्स सैकड़ों प्रैक्टिस सेट के बराबर है। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया तो आप सैकड़ों प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। आप अपना दिमाग जरूर लगा रहे होंगे कि आखिरकार कौन किस समय मंच पर आया हुआ है, किस अंक में आया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है भारत, भारत का प्रवेश होता है दूसरे अंक में। ठीक है, इसके बाद जिसका प्रवेश होता है वो है भारत दुर्देव, तीसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। आप देखेंगे जो चौथा अंक है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें कई पात्रों का एक के बाद एक मंच पर आगमन होता है, जिसमें आप देखेंगे कि चौथे नंबर पर आने वाला जो पात्र है उसका नाम है रोग। फिर इसके बाद जो पात्र आता है उसका नाम है आलस्य। ठीक है, इसके बाद जो पात्र है यहाँ पर मदिरा।
तो ये सब ऐसे पात्र हैं जो कि चौथे अंक में क्रम से एक दूसरे के बाद आते हैं। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं। सबसे पहले आना चाहिए ई आना चाहिए, इसके बाद सी आना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ई के बाद सी किसमें आया हुआ है। ठीक है, ई के बाद सी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन तीसरा में यहां पर आप देख रहे हैं। ठीक, ई के बाद सी आ गया, फिर इसके बाद आया हुआ है बी, फिर आ गया ए, फिर आ गया डी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चौथे अंक में एक से अधिक पात्रों का आगमन हुआ है, तो आप नोट्स बनाते समय चौथे अंक को खास तौर से ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि उसमें कई पात्र आए हुए हैं। और एक चीज और आपको देखना है कि भारत दुर्दशा में भारत नाम के कई पात्र हैं। दो पात्रों का नाम तो आप यहीं पर देख रहे हैं, भारत दुर्देव हो गया, भारत हो गया, और भारत भाग्य करके एक और पात्र है। और बाकी जो पात्र हैं वो मनोविकारों पर आधारित हैं। आलस्य है, रोग है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता भी है। ठीक है, एक और पात्र है डिसलॉयल्टी करके। तो ये सभी पात्र हैं जिनको कि आप जरूर ध्यान में रखें। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को मंच पर सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने वाले निर्देशक हैं। यह प्रश्न स्पेशली क्यों पूछा गया है? यह प्रश्न इसलिए पूछा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी नाटक हैं वो रंगमंच के दृष्टिकोण से अनुकूल नहीं। रंगमंच के दृष्टिकोण से जिस तरीके से आप भारतेंदु के नाटकों को देखेंगे, या फिर अंधायुग को देखेंगे, या फिर आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है उसको देखेंगे, जितने आसानी से इन नाटकों का मंचन किया जाता है, उतनी आसानी से जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी इत्यादि का मंचन नहीं किया जाता है। कारण बताया जाता है कि उसमें पात्रों की संख्या अधिक है और जगह का भी बड़ा उसमें क्लिष्ट दिया गया है कि कौन जगह कहां पर है। लेकिन कुछ ऐसे रंग निर्देशक और मंचकार रहे हुए हैं जिन्होंने कि प्रयास किया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों को भी मंचित किया जाए। तो सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया? ऑप्शन जो दिए गए हैं आपको ध्यान में रखना है। हबीब तनवीर, इब्राहिम अलकाजी, बीबी कारंत, शांता गांधी, सत्यदेव दुबे, श्यामानंद जालान, राजेंद्र नाथ, ओम शिवपुरी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न के बहाने आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी क्या हैं? रंग निर्देशक हैं। मुझे नहीं पता है कि विश्वविद्यालयों में या फिर तथाकथित अच्छे महाविद्यालयों में किस तरीके से आप सभी को नाटक पढ़ाया जाता है। मुझे याद है कि जब मैं जेएनयू में एमए हिंदी का विद्यार्थी हुआ करता था, तो हमें नाटक पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर थे, मुझे लगता है कि भारत में उस तरीके का नाटक पढ़ाने वाला टीचर आपको कम मिलेगा। जब भी वो नाटक पढ़ाते थे तो न सिर्फ नाटक पढ़ाते थे बल्कि इन रंग निर्देशकों के बारे में भी बताते थे। और तभी मैं इन सभी नामों को हमने सुना है कि इब्राहिम अलकाजी कौन है, बीबी कारंत कौन है, शांता गांधी कौन है, सत्यदेव दुबे कौन है, जिन्होंने अंधायुग नाटक का काफी मंचन करवाया हुआ है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में आप देखेंगे अरविंद गौड़ करके एक निर्देशक हैं अस्मिता थिएटर का, तो अभी फिलहाल में उनका अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है। बीबी कारंत और शांता गांधी नाम के जो रंग निर्देशक हैं, इन्होंने प्रयास किया कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मंचन किया जाए। वैसे आपने सुना होगा कि अंधायुग या फिर आषाढ़ का एक दिन, ये ज्यादातर खेले जाते हैं, इनका अभिनय किया जाता रहा है। लेकिन कुछ नाटक हैं जिनको कि कभी कभार बहुत मेहनत के बाद प्रस्तुत किया जाता है, और इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिसकी स्थापना हुई 1959 ईस्वी में। ये सभी तथ्य आप अपने दिमाग में रखिए। कौन कहां से घुमाकर पूछ लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है कि यूजीसी नेट में पूछ लिया जाए। हो सकता है कि कभी आप इंटरव्यू में जाएं, वहां पर पूछ लिया जाए। तो कई बार हम इधर उधर की बातों को जब ध्यान में रखते हैं तो काम में भी आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नांकित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रदर्शन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न पूछा गया है
वो प्रकाशन वर्ष के दृष्टिकोण से नहीं पूछा गया है, बल्कि प्रदर्शन, प्रथम प्रदर्शन यानी कि कब उसका मंचन किया गया था उसके आधार पर हमें बताना है। नाटकों के नाम दिए गए हैं, बकरी, महाबली, आगरा बाजार, माधवी, ठीक है, और आषाढ़ का एक दिन। तो आपके पाठ्यक्रम में जो नाटक लगे हुए हैं उसमें से आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 नाटक ऐसे हैं जो कि विकल्प में दिए गए, बाकी नाटक यूं ही रख दिए गए हैं ऑप्शन बनाने के लिए। फिर भी सभी नाटकों का इस प्रश्न में रोल है, क्योंकि 5 विकल्प ऑप्शन में दिए गए। हमें बताना है कि कब कौन रंगमंचित किया गया था या फिर उसका प्रदर्शन किया गया था। तो सबसे पहले जो नाटक प्रस्तुत हुआ था वो था आगरा बाजार। 1954 ईस्वी में इसका प्रकाशन भी हुआ था और बाद में इसका मंचन भी हो गया था। और आपने ऊपर देखा कि हबीब तनवीर का नाम रंग निर्देशकों में भी है और वो खुद एक नाटककार के तौर पर आए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि इनके नाटकों को हम जल्दी से जल्दी, बहुत कम आप देखेंगे कि कोई नाटक लिखा गया और तुरंत उसका मंचन भी हो गया। तो पहले नंबर पर हो गया ये। फिर दूसरे नंबर पर जो नाटक खेला गया वो था आषाढ़ का एक दिन 1960 ईस्वी में। जब मैं 1960 बोल रहा हूं तो बहुत सारे जो नए विद्यार्थी हैं जो अभी अनुभवी नहीं है, कम अनुभव है उनके पास, वो हो सकता है कि हड़बड़ा जाए कि सर आप गलत बता रहे हैं, हमने तो सन 1958 पढ़ा था। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर गलत बताने की गुंजाइश 0.1% रहती है, वो भी मानवीय त्रुटि के आधार पर। लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया कि ये प्रदर्शन के आधार पर है। तो आषाढ़ का एक दिन का प्रदर्शन कब हुआ? 1960 में। इसके बाद जो दूसरा नाटक है अगला मतलब बकरी, जिसका प्रकाशन जो मंचन हुआ, प्रदर्शन हुआ 1974 ईस्वी में। इसके बाद जो नाटक खेला गया 1982 ईस्वी में खेला गया और इस नाटक का नाम आप माधवी देख रहे हैं और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने भीष्म साहनी के नाटक के तौर पर इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। और अंतिम जो नाटक है यहाँ पर आप 5वें नंबर पर देखें तो ये नाटक हो गया असगर वजाहत का। ये नाटक लिखा गया है सन 2018 में, इसको अभिनीत किया गया और 2021 में इसको पुरस्कृत भी किया गया है। तो इसमें देख रहे हैं आपके एकदम एक नया नाटक ऑप्शन में दे दिया गया है। तो हम अगर इसका मिलान करेंगे कि कौन कब प्रकाशित हुआ, प्रदर्शित हुआ, यहाँ पर ध्यान में रखना है प्रदर्शित हुआ, तो सबसे पहले नंबर पर कूट बनेगा सी, फिर बनेगा ई, फिर बनेगा आपका ए, फिर बनेगा डी, फिर बनेगा बी। सी ई ए डी बी हम देख लेते हैं किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। थोड़ा सा वक्त इसमें हो सकता है कि आप लोगों का लग रहा होगा, लेकिन वक्त देंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, तो वक्त देना पड़ेगा समझने के लिए। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। अब नाटकों के गीतों के बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि वो सत्य कथन कौन से। ऑप्शन दिया गया है 5, उसमें से चुनना है 3। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़िन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता। स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो जो सही यहाँ पर कूट बन रहा है कि दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है, यह कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है, यानी कि इन सभी नाटकों में कोई गीत योजना नहीं है। इसके बाद है कि स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। तो जो कूट बन रहा है वो कूट बन रहा है बी, सी और डी, यानी कि इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में
निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है, इसमें कुल 6 अंक हैं, इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है, संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है, इसका प्रकाशन 1881 में हुआ। अब इसमें से हमें 3 सही विकल्पों का चयन करना है। तो आपका दिमाग दौड़ना शुरू हो गया होगा कि आखिरकार हमने भारत दुर्दशा पढ़ा था तो क्या क्या था उसमें। ठीक है, तो अगर हम इसका मिलान करें तो इसमें मनोभावों का मानवीकरण किया गया है। अलग अलग जो भी पात्र हैं जिनका नाम मैंने बताया, आलस्य है, रोग है, मदिरा है, अंधकार है, निर्लज्जता है, तो मनोभाव है, सही जवाब हो गया। इसमें कुल 6 अंक हैं, ठीक है, और दृश्य भी हैं अलग अलग, तो ये भी सही है। और इसमें कहा गया कि इसमें ब्रिटिश राज की निर्ममता और शोषण का चित्रण है, और ये जो शीर्षक है यहाँ पर वो ये बताने में काफी सहायक है कि ये ऑप्शन सही है। यानी जो कूट बन रहा है ABC बन रहा है। पिछले बहुत पहले मैंने एक प्रैक्टिस सेट में आप सभी से पूछा था कि भारत दुर्दशा में अगर समास पूछा जाए तो कौन सा समास हो सकता है। हमारे कई विद्यार्थियों ने बताया भी था, कुछ ने सही बताया, कुछ ने गलत बताया था। एक बार फिर से आप अपने दिमाग को दौड़ाइए, क्योंकि आपके सिलेबस में यूनिट 1 के अंतर्गत समास भी पढ़ना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ABC सही हो रहा है। सही जवाब होगा प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन चौथा। डी और ई क्यों गलत हो गए हैं? यहाँ पर बोला गया कि जो संवाद या कथ्य वो गति देने में सहायक नहीं है, गलत हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर प्रकाशन वर्ष जो दिया गया है, भारत दुर्दशा को लेकर 2 प्रकाशन वर्षों को आप ध्यान में रखिए, खासतौर से संवत में भी ध्यान में रखिए। ठीक है, ये सब आपको मुश्किल समय में काम में आ सकते हैं, जब आपको लगेगा कि हमने 1880 तो पढ़ा था लेकिन इसमें 1933 संवत कहां से आ रहा है। तो 1876 भी आप याद रखिए, क्योंकि आपको 2 नंबर लेने हैं वहां। विद्वत्ता तो जो है वो है ही, लेकिन आप उसको लेकर ये नहीं कहेंगे कि ये क्वेश्चन गलत पूछ दिया गया, ये पूछ दिया गया, वो पूछ दिया गया है, क्योंकि तथ्य अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा अंतर के साथ भी है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है जो कि सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। नाटक है और पात्र दिए गए, पात्रों के नाम है युयुत्सु, लीला, कमला, अलका। जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में वो नाटक अपने आप आने शुरू हो चुके होंगे। जैसे युयुत्सु है, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि तो अंधा युग हो गया। ठीक है, यहाँ पर अलका है तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि चंद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि लीला है तो यहाँ पर तुरंत द्रोणाचार्य का आ जाएगा। फिर स्कंदगुप्त है तो कमला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कूट बन रहा है 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 बन रहा है। देखिए यहाँ पर एक ऐसा पात्र है लीला, जो कि 1 से अधिक नाटकों में इसका नाम आया हुआ है, इसको लेकर विवाद भी हो सकता है। ठीक है, लीला का संबंध आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त में भी है। ठीक है, जो कि कार्नेलिया की सहेलियों में है, लीला, नीला, या फिर कार्नेलिया है कल्याणी, किसी की सहेलियां हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लेकिन जो कूट बन रहा है 2 3 4 1, हम देख लेते हैं 2 3 4 1, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन दिया गया है एलिस, जयमाला, अलका, लीला। ठीक है, तो जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था वो नीचे के प्रश्न में आपने देख लिया, और ये प्रश्न एक ही एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, मान लीजिए आपको सुमेलित वाले में कंफ्यूजन हो रहा था तो आप हड़बड़ाइए मत, आगे देखिए कि हो सकता है किसी प्रश्न का जुड़ाव उस प्रश्न से हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल पूछा गया कि चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है, तो एलिस है, ठीक है, अलका भी है, लीला की मैं अभी चर्चा कर रहा था। कौन नहीं है? वो है जयमाला। जयमाला किससे है? वो है स्कंदगुप्त से। ठीक, इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के अंकों के शीर्षक का क्रम है। तो यहां पर संयोग से अंधा युग में कुल 5 अंक हैं और पांचों के नाम यहां पर दिए गए।
बड़े कम प्रश्न ऐसे मिलते हैं, किसी में 4 अंक है तो किसी में 6 अंक है, किसी में 3 अंक है। यहाँ पर देखिए अंधा युग ऐसा जो कि एकदम से यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न के दृष्टिकोण से फिट बैठ रहा है। बात मैं कर रहा हूं आपसे, लेकिन आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप अपनी पूरी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। कौरव नगरी पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पर परशु का उदय, फिर तीसरे नंबर पर अश्वत्थामा का अर्धसत्य, चौथे नंबर पर गांधारी का शाप और 5वें नंबर पर विजय एक क्रमिक आत्महत्या। लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन शीर्षकों के बीच में कई जगहों पे कुछ अन्य शीर्षक भी हैं, जैसे अंतराल जिसका नाम हमने आप सभी को बताया हुआ था, जो कि किन किन अंकों के बीच में है, ये भी सवाल पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि जिस एग्जाम में आप जा रहे हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, ये बातें ही आपके लिए काफी मोटिवेटिव हो सकती हैं वहां पर, क्योंकि संकेत मैं अगर कर दे रहा हूं तो भी ये मानकर चलिए कि वो प्रश्न के रूप में आ सकता है। तो हमने क्रम तो बता दिया और आपने उसको मिला भी लिया होगा। ठीक है, पहले नंबर पर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, फिर ए आएगा। बी डी सी ई ए हम देखते हैं किसमें है। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन दूसरा। ठीक है, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो गया। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है जो कि कथन पर आधारित है, पूछा गया कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है। ठीक है, राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुवस्वामिनी नाटक का उक्त संवाद किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया मंदाकिनी, ध्रुवस्वामिनी, कोमा, मिहिरदेव। तो पहले तो इस प्रश्न के बहाने आप ध्रुवस्वामिनी के जो पात्र हैं उनसे परिचय प्राप्त कर लीजिए। और ये कथन आपने ध्रुवस्वामिनी नाटक में कहाँ पढ़ा होगा, किसने कहा था? तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है मिहिरदेव। मिहिरदेव का ये कहना है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। ये मिहिरदेव का विचार है, उसका दर्शन है। लेकिन आज के दौर में आप देखेंगे तो राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ है। यहां से बस नहीं को क्या करना है? हटा देना है। आप टीचिंग में देखेंगे राजनीति है, राजनीति में तो राजनीति है ही, सिविल सर्विसेज में भी राजनीति है, हर जगह राजनीति है। और जो कहता है कि मैं राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेता हूं, वो सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ होता है। कहा जाता है कि राजनीति नहीं करने वाला भी कहीं न कहीं राजनीति करता है। बाकी ग्रामीण परिवेश की राजनीतियों से आप काफी परिचित होंगे, लेकिन मिहिरदेव का अलग विचार है। वो कहता है कि राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो। इसमें दो शब्द लगे हुए हैं, एक राज और नीति। कह रहा कि राजनीति करते करते जो तुम्हारी नैतिकता है उससे कहीं तुम हाथ न धो बैठो। और बाकी पूरी बात इस संवाद में कही गई है। अगला जो प्रश्न है उससे भी खतरनाक है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा। परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऊपर में तो राजनीति की बात हुई, नीचे कविता की बात हुई। और स्कंदगुप्त नाटक आप पढ़े होंगे तो इसमें एक पात्र है जो कि कविता करता रहता है। खासतौर से इसको कई बार हम कालिदास उसको आभास करने लगते हैं, उससे मिलता जुलता है। मुझे याद आता है कि एक बार हमें सेमिनार पेपर मिला हुआ था जेएनयू में कि स्कंदगुप्त और आषाढ़ का एक दिन में जो कवि पात्र आए हुए हैं, खासतौर से मातृगुप्त और कालिदास, उनमें क्या समानता असमानता है, उस पर हमें काम करना था।
तो देखिए, कविता करना अनंत पुण्य का फल है, और यही सब सोचकर वो कविता करना शुरू किया, लेकिन बाद में उसको क्या हो रही है, निराशा हो रही है। ऑप्शन दिया गया मुद्गल, कुमारगुप्त, मातृगुप्त, पर्णदत्त। तो इसका सही जवाब यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, मातृगुप्त। इसमें किस रूप में आया हुआ है? कवि के तौर पर आया है। अगला प्रश्न है जो कि सिंदूर की होली नाटक से जुड़ा हुआ है, और कहा गया कि इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 पर विचार करना है। नाटक में वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखा गया है। वैधव्य मतलब विधवा, ठीक है, उसमें एक कोई पात्र है जो कि विधवा है, तो यानी कि वैधव्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सिंदूर की होली नाटक जिसने लिखा है वो एक खास चीज के लिए जाना जाता है। बिल्कुल आप लोग समझ गए कि मैं जो कहना चाहता हूं, आप हमारे मुंह की जबान को छीन लिए कि समस्या प्रधान नाटक लिखने के लिए माहिर है। कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्र, नाट लक्ष्मी नारायण लाल। क्योंकि हिंदी नाटकों में दोनों का नाम है, काफी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको एल एम को याद रखना है, एल एल को नहीं याद रखना है, ठीक। तो समस्या प्रधान नाटक यानी कि सिंदूर की होली जो नाटक है, इसमें विधवा स्त्री की समस्या को केंद्र में रखा गया है। आगे बताया गया कि इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। आगे बताया गया कि नाटक के पात्रों के नाम हैं शशिकला, चंद्रकला, रमाकांत, अकबर अली। फिर कहा गया कि लक्ष्मी नारायण लाल का यह नाटक नौटंकी शैली पर आधारित है, यानी कि जो हम आपसे सतर्क होने के लिए कह रहे हैं, जो पेपर बनाने वाला है वो पहले ही ये सारी चीजें अपने मन में बैठा चुका है कि कहाँ कहाँ परीक्षार्थी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन हमारे परीक्षार्थी अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़े हैं, तो उनको इसी कंफ्यूजन से दूर करना है। और कहा गया कि इस नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी थी। अब इसमें से हमें 3 बताना है। तो देखिए, इसका जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है सही ए, बी और ई, ठीक है। तो पहले तो आप ए, बी, ई को ध्यान में रखिए। सही जवाब हो रहा है ऑप्शन पहला। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने सिंदूर की होली नाटक को नहीं पढ़ा होगा, तो इसके पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने बताया था कि इसमें कुल कितने अंक हैं, ठीक है। और यहां पर देखिए, इस प्रश्न के बहाने आप जान गए कि नाटक में वैधव्य समस्या को रखा गया है। इस नाटक में कुल कितने पात्र हैं? हो सकता है कि वन लाइनर में सवाल पूछ लिया जाए। 9 पात्र हैं, और उन 9 में 7 पुरुष हैं और 2 स्त्री। मैं इन पात्रों का नाम यहाँ पर लिख रहा हूं। आपके मन में आ रहा होगा कि क्यों नहीं सर, आप कोई फोटो लगा देते या फिर इमेज लगा देते जिससे कि हम लोग नोट कर लेते। ये सब सारी चीजें मैं करके देख चुका हूं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, चीजें आपको याद नहीं होंगी। इसलिए आप साथ साथ लिखिए, क्योंकि कहा जाता है कि हमारी अंगुलियों का या फिर हाथों का कुछ ऐसा कनेक्शन है हमारे दिमाग के साथ कि वो लिखने के बाद आसानी से दिमाग में फिट हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए। रजनीकांत, वक्त जरूर लगेगा लेकिन आपको जीवन भर याद हो जाएगा। रजनीकांत है, फिर मनोज शंकर है, ठीक है। इसके बाद जो पात्र है मुरारी लाल, मुरारी लाल है, ठीक। फिर है माहिर अली। प्रश्न में आए हुए पात्रों का भी नाम आप जरूर उससे कोरिलेट करिए। फिर इसके बाद है माहिर अली के बाद भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। फिर हो गए आपके हरनंदन सिंह, हरनंदन सिंह, ठीक। फिर इसके बाद है चंद्रकला। जो 2 स्त्री पात्रों की चर्चा की जा रही है, चंद्रकला तो जरूर है इसमें, लेकिन बाकियों का नाम इसमें नहीं। फिर मनोरमा, चंद्रकला और मनोरमा को आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद एक जो पात्र है उसका नाम है डॉक्टर। तो क्रम आप देख रहे हैं, 9 मैं गिन दे रहा हूं। 1 रजनीकांत, 2 मनोज शंकर, 3 मुरारी लाल, 4 माहिर अली, 5 भगवंत सिंह, 6 हरनंदन सिंह, 7 चंद्रकला, 8 मनोरमा, और 9वें नंबर पे हो गए डॉक्टर। ये सभी पात्र हैं सिंदूर की होली नाटक के। ताकि बहुत कम लोग यह जानते हैं आज हम जो हैं वो किसकी बदौलत,
किसने हमें जन सेवा की ओर लगाया, हमारी आंखें खोली, हमें सही रास्ता दिखाया, किससे हमने हमेशा प्रेरणा ली, अपना कर्तव्य किया और आगे बढ़े। बकरी नाटक का उक्त संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बकरी नाटक को आधार बनाते हुए ये कथन पूछ लिया गया है कि किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है सिपाही, दुर्जन, कर्मवीर, युवक। तो जब आप बकरी नाटक पढ़ेंगे सरसर दयाल सक्सेना का, जो कि कवि के तौर पर भी जाने जाते हैं, और उन्होंने विशेष प्रेरणा के आधार पर बकरी नाटक लिखा, और बड़ा ही छोटा सा पतला सा नाटक है। आमतौर पर इस नाटक को आप अलग अलग जगहों पर रंगमंच पर लोगों द्वारा खेलते हुए भी देखे होंगे। तो वहीं से इस कथन को लिया गया है। इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है कि दुर्जन का ये कथन है। और ये कथन जो लिया गया है, आप देखेंगे कि बकरी नाटक के दूसरे अंक के तीसरे दृश्य में लिया गया है। यानी कि आप देख रहे हैं कि बकरी नाटक के अंकों को भी ध्यान में रखना है और दृश्यों को भी ध्यान में रखना है। तीसरा दृश्य इसी कथन से शुरू होता है और ये बात दुर्जन द्वारा कही गई है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्थ अंक में कुल कितने दृश्य हैं? ऑप्शन दिया गया है 14, 15, 13, 12। चंद्रगुप्त नाटक जो कि 4 अंकों में विभाजित है और सभी अंकों में आप देखेंगे कि अलग अलग इसमें दृश्य दिए गए। ठीक है, हमें बताना है कि चौथे अंक में कुल कितने दृश्य हैं। ठीक है, तो सही जवाब तो इसका है ऑप्शन पहला कि चौथे अंक में इसमें कुल 14 दृश्य हैं। इसके बाद आपके मन में आना चाहिए कि जो शेष अंक है, पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया या फिर तीसरा अंक हो गया, उसमें कुल कितने दृश्य हैं। इस प्रश्न के बहाने आप नाटकों में आए हुए अंकों के आधार पर दृश्यों की गिनती या फिर गणना अपने दिमाग में जरूर रखिए। ये प्रश्न देखने में छोटा है, लेकिन जब एग्जाम में नहीं आएगा तो आपके लिए काफी मशक्कत करना पड़ेगा या फिर इससे और भी प्रश्न प्रभावित हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि चंद्रगुप्त नाटक के चौथे अंक में कुल 14 दृश्य हैं। तो हम देख लेते हैं कि इन चारों अंकों में कितने कितने दृश्य हैं। पहला अंक जो है चंद्रगुप्त नाटक का, उसमें कुल 11 दृश्य हैं। दूसरा जो है उसमें 10 दृश्य हैं और तीसरे में 9 दृश्य हैं। टोटल को आप जोड़ सकते हैं। एक दृष्टिकोण से आप और भी देख सकते हैं कि सबसे जो छोटा इसमें अंक है वो है तीसरा अंक दृश्यों के हिसाब से, और सबसे जो बड़ा है वो हो गया आपका चौथा अंक। ये भी हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इस तरीके से सवाल पूछा जाए कि चंद्रगुप्त नाटक का सबसे छोटा अंक कौन है, चंद्रगुप्त नाटक का सबसे बड़ा अंक कौन है, और इसमें कुल कितने दृश्यों की बात की गई है। ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, इस पे हमने अलग से भी चर्चा की हुई है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को हुआ। इस नाट्य प्रस्तुति के निर्देशक थे। ऑप्शन दिया गया श्रीराज जोशी, सत्येंद्र शरत, सतीश चंद्र श्रीवास्तव, कमलेश्वर। तो अंजो दीदी नाटक का मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद के हॉल में 22 जनवरी 1956 को किया गया था। अब सवाल पूछा जा रहा है कि इसके निर्देशक कौन थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला है कि श्री राज जोशी। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, अगर मैं क्वेश्चन पेपर बनाता तो यहाँ पर राज जोशी के साथ साथ दूसरे ऑप्शन में लिखता राजेश जोशी, तो ये प्रश्न और कठिन हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद में अंजू दीदी का जो भी रंगमंचन हुआ था, उसके निर्देशक, उसके डायरेक्टर थे श्री राज जोशी। ठीक है, लेकिन इसी प्रश्न के बहाने आगे एक सवाल और पूछा जा सकता है जिसको कि आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस नाटक का जो पहला अंक है उसका भी मंचन किया गया था। इसका मंचन किया गया बंबई में किया गया था, बंबई हिंदी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज करके था, वहां पर इसका किया गया था। ठीक है, 1954 ईस्वी में, यानी कि इससे पहले एक मंचन हो चुका था। उसके निर्देशक कौन थे, उनका नाम यहाँ पर दिया गया। ठीक है, तो शरत
सत्येंद्र शरत नाम के जो निर्देशक थे, इन्होंने राज जोशी से पहले रंगमंचन कर दिया था बंबई हिंदी मंडल द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज बंबई में सन 1954 ईस्वी में। तो आप आगे के लिए जरूर इसको भी ध्यान में रख सकते हैं कि हो सकता है कि यह सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब था वो पहला ऑप्शन है कि श्री राज जोशी इलाहाबाद में जो मंचन हुआ था उसके निर्देशक थे, और जो बंबई में हुआ था उसके निर्देशक कौन थे? वो थे सत्येंद्र शरत। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। मैं उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आगे की एग्जाम में आपको दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन में व्यंग्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया है उतना ही अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है परमानंद श्रीवास्तव, सत्यप्रकाश मिश्र, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो तमाम आलोचकों और विद्वानों का नाम दिया गया है। अंधेर नगरी के संबंध में इस बात को कहने वाले हैं, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सत्यप्रकाश मिश्र। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कौन से कथन उपयुक्त है? 5 कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें 3 कथनों को बताना है। कई बार आप देखेंगे कि 4 कथन दिए जाते हैं, 2 कथनों को बताना होता है, 5 कथन दिए जाते हैं, 3 कथनों को बताना होता है। कई बार क्रम भी इनका सेट करना होता है। तो भारत दुर्दशा नाटक पर हमने लाइन बाय लाइन आप सभी से चर्चा की है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब आप अपने मेमोरी पर, स्मृति पर जोर दीजिए कि आपने जब भारत दुर्दशा नाटक को पढ़ा था तो जितने भी अंकों में बटा हुआ है उन अंकों का शीर्षक क्या था, उन अंकों में किसका किसका प्रवेश था, किसका किसका कथन है, ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे। पूछा जा रहा है कि इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अपरस सोल्हा छून रच भोजन प्रीत छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ है। निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं इन विकल्पों को पढ़ रहा था तो आप याद कर रहे थे कि कौन इसमें कथन उपयुक्त है। तो जब आप मिलान करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कि पहला जो यहाँ पर है ए ऑप्शन कि इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना, ये कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। और कहा जा रहा है कि नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है, जबकि ये गलत है। इसका प्रवेश किसमें होता है? तीसरे अंक में होता है। आगे के लिए जरूर ध्यान रखिए, ये वन लाइनर में भी आ सकता है क्वेश्चन। और कहा गया कि अपरस सोल्हा छून रच भोजन प्रीत छुड़ाए, यह संवाद सत्यनाश फौजदार द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सही है। इस नाटक का प्रकाशन संवत में देखिए दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। आप ऑलरेडी इसका ईस्वी में याद करके रखे होंगे कि 1880 ईस्वी है, और हमने अपने कुछ वीडियो लेक्चर में खासतौर से नाटक पढ़ाते हुए आप लोगों को आगाह किया था कि 1876 भी आप ध्यान में रखेंगे। कई किताबों में आप देखेंगे, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर राजकमल प्रकाशन द्वारा जो भारत दुर्दशा नाम की किताब है, उसमें हमने देखा कि संवत में इसका प्रकाशन 1933 दिया है। जब इसको आप -57 करेंगे तो 1876 ईस्वी आ जाएगा। तो ये भी कथन यहाँ पर क्या है? सही है। और कहा गया कि निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। तो जब आप पढ़ेंगे तो ये तीसरे में नहीं बल्कि दूसरे अंक में इसका प्रवेश होता है। तो इस तरीके से भारत दुर्दशा से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप इस प्रश्न के बहाने समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो चीजें सही हो रही हैं उनको हम देख लेते हैं। जो कूट यहाँ पर सही हो रहा है ACD, ठीक है, ACD हम देखते हैं नीचे किसमें दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ACD यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि आधे अधूरे नाटक के संबंध में सत्य कथन। यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। इसके पात्र, स्थितियां एवं मन स्थितियां यथार्थपरक तथा विश्वसनीय नहीं लगती। आधे अधूरे आज के जीवन के गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है।
इस नाटक की भाषा में वह सामर्थ्य नहीं है जो समकालीन जीवन के तनाव को पकड़ सके। तो ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें 3 ऑप्शन को बताने हैं कि कौन सही है। तो आप देखेंगे कि इसका जो यहाँ पर सही कथन है, पहला तो है कि यह नाटक मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ एक सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है, जिसमें संपूर्णता केंद्र में है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है, सब क्या है, आधे अधूरे हैं। तो ये कथन यहाँ पर सही हो रहा है। और जो दूसरा कथन है कि श्री ओम शिवपुरी को यह समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक लगता है। और बाकी देख रहे हैं आप, कथनों में नहीं नहीं दिया गया है। ये एक तरीके से आधे और अधूरे नाटक का ठीक मूल्यांकन नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी भाषा शैली को तो कहा जाता है कि मोहन राकेश के नाटकों की जो भाषा शैली है उसमें काफी कसावट है, उसमें स्पेस ही नहीं है। कई जगहों पर आप देखेंगे 3-3 बिंदु भी दिखाई देते हैं, जैसे कोई पात्र है, कोई बात कहता है, फिर रुक सा जाता है, बहुत कसावट है। तो ये जो बातें यहाँ पर कही जा रही हैं बिल्कुल गलत है। तो जो यहाँ पर कूट बन रहा है, कूट बन रहा है ए, बी और डी। तो हम देखते हैं कि ए, बी, डी किसमें है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंधा युग नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अंधा युग नाटक के संबंध में यहाँ पर बात आ गई, और जब मैं विकल्पों को पढ़ूंगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन से सत्य कथन, क्योंकि आपको भी साथ साथ रीडिंग करना है। पहला ऑप्शन दिया गया कि धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है। इस नाटक का घटना काल महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक है। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य कथन है। ठीक है, तो पहला आप देखेंगे कि धर्मवीर भारती के अनुसार यह काव्य रंगमंच को दृष्टि में रखकर लिखा गया था। जब इसकी भूमिका आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि ये बात बिल्कुल सही है। यह नाटक 7 अंकों में विभाजित है, यह बात बिल्कुल गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अंकों में विभाजित है, और इन अंकों का क्या है, शीर्षक भी निर्धारित किया गया किस अंक में क्या है, और बीच में अंतराल भी है। इस पे हम लगातार जोर देते रहे कि किन किन अंकों के बीच में अंतराल है, प्राय सवाल पूछा जाता है। तो ये गलत हो गया, यहाँ पर 7 अंकों में नहीं बल्कि 5 अंकों में विभाजित है। और कहा गया कि इस नाटक का जो घटना काल है वो 18वें दिन महाभारत पर आधारित है, और संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का है। तो बिल्कुल ये कथन क्या एकदम सही है। और इसमें कहा गया कि दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के साथ समय या फिर कथा गायन की योजना की गई है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। आप देखेंगे हर अंकों में कुछ कथा गायन का प्रयोग किया गया है। और कहा गया कि नाटक के तीसरे अंक का शीर्षक गांधारी का शाप है। तो आपको याद आ गया होगा कि हमने तो 5 अंकों को शीर्षकों को याद किया था, लेकिन तीसरे अंक का शीर्षक तो गांधारी का शाप नहीं है, बल्कि ये हो गया आपका चौथे अंक का है। ठीक है, यहाँ पर चौथे अंक को आप ध्यान में रखिए। चौथे अंक में गांधारी का शाप का जिक्र किया गया है। तो इस तरीके से ये भी कथन क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो जो इसका कूट बन रहा है सही, ए बन रहा है, सी बन रहा है, फिर डी बन रहा है। हम मिलान करते हैं कि ए सी डी कौन है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद के नाटकों से कथनों को लिया गया है और पात्रों से उसको जोड़ना है। धातुसेन, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त ये सभी पात्र हैं, और इधर कथन दिए गए यानी संवाद दिए गए। उन संवादों के आधार पर हमें बताना है कि आखिरकार कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कहा गया कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, तो ये बात कौन किससे कह रहा है ये हमें बताना है। ये बात कह रहा है पर्णदत्त। पर्णदत्त जो है वो कहता है कि राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। ठीक है, राष्ट्रनीति जो है दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। पर्णदत्त का ये कथन हो गया। इसके बाद जो दूसरा कथन है कि हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता, ये हो गया आपका स्कंदगुप्त का कथन। इसके बाद जो यहाँ पर कथन है कि युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए यह आवश्यक है, ये बात कह रहा है कुमार गुप्त।
इसके बाद आप जो देख रहे हैं कथन जो बच रहा है कि यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। इस बात कही है धातु सेन ने। ठीक है, तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है कि ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का 1 हो गया। 4 3 2 1। तो हम मिलान करते हैं यहाँ पर कि 4 3 2 1 किसमें हो रहा है, तो सही जवाब हो रहा है इसका यहाँ पर ऑप्शन दूसरा। ठीक है, तो इन संवादों को आगे की परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है वो आगरा बाजार नाटक में आई नज्मों या उनकी पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। थोड़ा सा यह प्रश्न चुनौतीपूर्ण है, फिर भी परीक्षाओं में हम जाते हैं तो कुछ कठिन प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले ध्यान में आपको रखना है कि आगरा बाजार में जो नज्म योजना है इसको जरूर ध्यान में रखिए। सवाल पूछा जा सकता है कि किस नाटक में नज्म को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। अब हमें पहले से बाद के क्रम में इसको लगाना है और 5 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज हैं जानते। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा है रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, मेले की सैर ख्वाहिशें बागों चमन न हो। दूसरा हो गया। तीसरा है कि होता है बागबों से हर एक बाग का निबाह, वह बाग किस तरह न लूटे और न उजड़े आह। तीसरा हो गया। चौथा पूछा जा रहा है कि जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, सब पर पड़ी है आन के रोजी की मुश्किलात। और आखिरी जो विकल्प दिया जा रहा है कि कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते, लंबे किसी के बाल हैं रोटी के वास्ते। तो इनका क्रम हमें बताना है। तो जब तक आप इस नाटक को ठीक से नहीं पढ़ेंगे इसके क्रम को नहीं बता पाएंगे, इसलिए आगरा बाजार जैसे कठिन नाटकों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, खासतौर से नज्म की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर है वो है डी ऑप्शन, यानी कि जितने हैं आज आगरे में कारखाना जात, ये पहले नंबर पर है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है होता है बागबों में से हर एक बाग का निबाह, दूसरे नंबर पर है। फिर तीसरे नंबर पे है कि वह सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, तीसरे नंबर पर हो गया। चौथे नंबर पे है रोटी न पेट में हो तो कुछ भी जतन न हो, और 5वें नंबर पे जो है वो है कपड़े किसी के लाल हैं रोटी के वास्ते। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है, कूट जब आप मिलान करेंगे सावधानी के साथ तो डी सी ए बी और ई बन रहा है। अब हम मिलान करते हैं कि आखिरकार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। ठीक है, थोड़ा सा ये मुश्किल प्रश्न है, इसमें आप अनुमान से करने का प्रयास कर सकते हैं अगर नहीं आता है तो, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना वक्त लगा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है पूछा गया कि पवित्रता की माफ है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया है मालिनी, देवसेना, कमला, देवकी। तो हमें बताना है कि किस पात्र का है कि पवित्रता की माफ है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। देखिए ये सभी जो ये पंक्तियां दी गई हैं, संवाद जो है ये आप देखेंगे कि इतना इतना दूर तक कट कट करके भी पूछा जा सकता है। इसमें कम से कम 3 प्रश्न छिपे हुए, मिलान में भी आ सकता है, ठीक है, क्रम में भी आ सकता है, या फिर किस पात्र द्वारा कहा गया है उस हिसाब से भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जवाब है कि देवसेना द्वारा ये संवाद कहा गया है, उसके द्वारा बोला गया। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मानव कब दानव से दुर्दान, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दिया गया आम्बिक, दांडायन, चंद्रगुप्त, सिंहरण। तो चंद्रगुप्त नाटक बढ़िया से पढ़े होंगे तो ये संवाद आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि हमने कहाँ इसको पढ़ा था और कैसे पढ़ा हुआ था। तो मानव कब दानव से भी दुर्दंत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, इसमें भी आप देख रहे हैं कि जहां जहां कॉमा लगाया गया है सुमेलित वाले में सब आ सकते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन चौथा, सिंहरण द्वारा
इस बात को कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि श्रीपत बेहद गवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूं दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूं और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। अंजो दीदी नाटक में ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है श्रीपत, इंद्र नारायण, नजीर, नीरज। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला ही है कि खुद श्रीपत द्वारा ही इस बात को कहा गया है अंजो दीदी नाटक में। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कहा गया कि जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपरोक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? आप देख रहे हैं कि जो आपके पाठ्यक्रम में छोटे छोटे नाटक लगे हैं उनको आप जरूर ध्यान देकर जाइए। अगर बड़े नाटकों को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो छोटे छोटे नाटकों को जरूर पढ़िए। खासतौर से देखा जाए तो सभी नाटक छोटे में ही है, ज्यादा बड़े बड़े नाटक नहीं है। आप और मूल टेक्स्ट के रूप में भी उसको पढ़ सकते हैं। अब ये बात किसके द्वारा कही गई? ऑप्शन दिया गया है कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन सिंह, सिपाही। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है कि सत्यवीर द्वारा कहा गया है। इन प्रश्नों के बहाने बकरी नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनको जरूर ध्यान में रखिए। कर्मवीर, सत्यवीर, दुर्जन, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से? मल्लिका, अंबिका, कालिदास, विलोम, ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक, ये सब कुछ प्रमुख पात्र हैं जिनको कि आप ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ पर विशेष तौर से जो आषाढ़ का एक दिन नाटक है उसकी जो नायिका है उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो हम पढ़ते हैं और आप भी साथ साथ पढ़िए और ध्यान में लाइए कि मल्लिका के कौन कथन हो सकते हैं। पहला दिया गया कि इस सौंदर्य के सामने जीवन की सभी सुविधाएं ये हैं, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता न हो। अंतर मतलब हृदय में। आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। तो हमें बताना है कि कौन सा कथन मल्लिका का है। 3 कथनों का चयन हमें करना है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें तो बी जो ऑप्शन है, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके हृदय में कोमलता ना हो, हृदय के स्थान पर अंतर शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये सही हो गया। इसके बाद जो है कि यहां पर आप देखेंगे कि जो ई दिया गया है, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की। जब कालिदास देखता है कि उसकी रचनाएं मल्लिका के पास है तो पूछता है कि ये सब कहां से पाई हो, तो बताती है कि मैं व्यवसायियों से प्राप्त करती थी, उनसे खरीद लेती थी। तो बी और ई ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप सही हो रहा है। इसके बाद हम देखें तो जो सी ऑप्शन है, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही आगे का भी बीत जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो कूट बन रहा है, कूट बन रहा है बी, सी और ई। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं जो कि भारत दुर्दशा नाटक से रिलेटेड है और पूछा जा रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। लिखा गया कि इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्रण प्रस्तुत हुए हैं। इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु की व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोग कहता है, निहचे भारत को अब नाश। इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्त और समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो हमें उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो ई है ये ऑलरेडी सही है, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में कई ऐसे ऑप्शन है जिसमें कि ई कॉमन है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है इसमें भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा का चित्रण किया गया है, तो हो गया ए भी सही हो गया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बच रहा है वो बच रहा है सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति, ये भी सही हो गया। तो जो कूट बन रहा है वो बन रहा है ए, सी और ई, ठीक है। अब यहां पर डी जो दिया गया है ये एक पात्र है अंधकार।
उसके द्वारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहलवाया है। और जो मदिरा की बात की गई है कि मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है। तो सही जवाब क्या हो रहा है? ACE ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो सुमेलित पर आधारित है। एक तरफ नाटक है, दूसरी तरफ पात्र है। पात्रों का नाम है मुन्नी, राम, जयमाला, लीला। नाटक है चंद्रगुप्त, अंजो दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। और इसमें से हमें मिलान करना है। ठीक है, तो हम मिलान करते हैं। तो जो चंद्रगुप्त है उसमें क्या है? लीला है, जो कि आप देखेंगे कि कार्नेलिया की सहेलियों में से है। तो ए का यहाँ पर 4 हो रहा है। हम देखते हैं ए का 4 दो ऑप्शन में। फिर से हमें एक बार चलना पड़ेगा। बी का 1 हो गया, अंजो दीदी, मुन्नी इसमें है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बकरी। बकरी का जो यहाँ पर है वो है राम। और स्कंदगुप्त का क्या हो गया? जयमाला। तो इस तरीके से जो कूट बन रहा है 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ये भी आगरा बाजार नाटक की तरह थोड़ा सा कठिन है। भले ये सब नाटक छोटे हैं, पतले हैं, लेकिन इसमें जो भी प्रश्न जैसे बन रहा है यूजीसी नेट में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के ये सब संवाद आए हुए हैं जिनको कि हमें क्रम करना है। चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। अब हमें इसको क्रम में करना है। तो आपके दिमाग में आगे आगे सबसे पहले अंक में और पहले दृश्य में ही हमने इस कथन को पढ़ा था, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान। तो पहले नंबर पे क्या आ गया? बी आ गया। और हम देखते हैं कि दूसरे नंबर पे है, दूसरे अंक में जो बाजार का दृश्य है कि चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले। तो दूसरे नंबर पर ए हो गया। फिर हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पे जो है वो है कि चना खाते मियाँ जुलाहे, दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तीसरे नंबर पे ई हो गया यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन BAE कहां पर हो रहा है सही? ऑप्शन चौथा हो रहा है यहाँ पर। फिर इसके बाद जो आप देख रहे हैं कि चौथे नंबर पे है कि चूरन जब से हिंद में आया, इसका धनबल सभी घटाया। चौथे नंबर पे हो गया। और पांचवें नंबर पे हो गया आपका कि चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन फिर भी हम इसको याद करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरीके के इस समय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन हो गया BAECD, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब हो गया। ठीक, अगला प्रश्न है कथन और तर्क पर आधारित है कि सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। सिंदूर की होली नाटक की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। अब इसके आधार पर हमें बताना है कि कौन कथन सही है और कौन कथन गलत है। जब सिंदूर की होली नाटक पढ़ेंगे, इसके नाटककार का नाम आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा। अंकों की संख्या यहाँ पर 2 नहीं बल्कि 3 है। तो इसकी वजह से ये कथन गलत हो जा रहा है और जो दूसरा कथन है बिल्कुल सही है। तो सही जवाब हो गया कि कथन 1 असत्य है, लेकिन कथन 2 क्या है? सत्य है। ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है जो कि कथन और तर्क पर ही आधारित है। एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रुपताओं को उजागरित किया गया है या फिर उजागर किया गया है। और कथन तर्क दिया जा रहा है, कारण दिया जा रहा है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इन दोनों कथनों को और तर्कों को देखने से यह पता चल रहा है कि इसमें कौन सही और कौन गलत है और कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला कि दोनों सत्य हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। तो हमने नाटक को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप सभी से चर्चा की, जो कि नए पैटर्न पर आधारित हैं। उम्मीद है कि आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।